और हरियाणा वाले बच्चों क्या हालचाल। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपनी एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है जिसमें अपन फर्स्ट एपिसोड कर चुके थे और उसके बाद सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी कि सर 2 चैप्टर और करा दीजिए, जिनका नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज मैं उनको लेके आ गया हूँ। इतना ज़बरदस्त तरीके से अपन करने वाले हैं, लेकिन शर्त यही है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाला जो आपका हरियाणा का एग्जाम है, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका इन 2 चैप्टरों से आएगा और वो आपसे नहीं बनेगा। जबरदस्त शॉर्टकट, जबरदस्त शानदार ट्रिक के साथ दोनों चैप्टरों का समापन करेंगे। और आइए आज का सेशन अपन देखते हैं। तो सभी बच्चों को पता ही है अपना वन शॉट चल रहा है, ठीक है, जिसका आज सेकंड एपिसोड है। और नेक्स्ट कौन कौन से चैप्टर अपन चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि जिस तरीके के कमेंट आएंगे उसी अकॉर्डिंग मैं चैप्टर सीरीज यहाँ पे चलाने वाला हूँ। तो आ जाइए भाई यहाँ पे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ा सरप्राइज, एक इतना बड़ा सरप्राइज जो आपका सिलेक्शन यहाँ है तो उसको बहुत ही आगे तक लेके जा सकता है, जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, 15 मॉक टेस्ट। बिल्कुल 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 जिस तरीके का आपके एग्जाम, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपको 15 मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पे तैयार रहें, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए हम ये लेके आए हैं। उसके बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना है। कारण सिंपल है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। सारे जितने भी नोटिफिकेशन है आने वाली क्लास के, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके बाद में आपके छोटे भाई बहन, आपके जो सराउंडिंग में कोई भी बच्चा अगर एम्स की तैयारी करना चाहता है तो आप उनको ये जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सब तब हरियाणा के कॉलेज में जाने वाले हो। बट आपके छोटे भाई बहन को जरूर सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एम्स उम्मीद बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 3 बार सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। साथ में आपको 6 नहीं 7 मॉड्यूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, कोई चार्ज नहीं है उसका। यहाँ पे डेली आपको लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, सारे आपके जितने भी यहाँ पे टेस्ट है वो वीकली मंथली आपको मिलने वाले हैं, मेंटरशिप मिलेगी। और साथ साथ में डीपीपी के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का भी आपको मिलेगा, और जितने भी टेस्ट है उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और क्या चाहिए भाई साहब। तो बिल्कुल 7 मॉड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के साथ मिलेगा। तो आप अपने छोटे भाई बहन को सजेस्ट कर सकते हो, या आप में से भी कोई अगर मान लो जिसका ड्रीम सिर्फ एम्स है, जिसमें लग रहा है जिसको कि मैं सिर्फ एम्स में ही जाना चाहता हूं, तो वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ में देखो ये बुकलेट की मैं बात करूं तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल, ठीक है, नॉलेज आपका यहाँ पे इंग्लिश, एप्टीट्यूड, और जो बायोलॉजी है इसका 2 पार्ट यहाँ पे हो चुका है, इसलिए 7 हो गया है। एक तो आपका बॉटनी और एक आपका यहाँ पे जूलॉजी, ठीक है। इसलिए 7 बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्स उम्मीद बैच के साथ मिलेगी। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सीधे आप यहाँ पे कैसे कोर्स ज्वाइन करना है वो आपको पता लग जाएगा। तो टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे और करते हैं अब शुरुआत आज की अमेजिंग सेशन की। तो भाई साहब कमर कस लो और देखो, डरना नहीं है, क्योंकि अगर लगती है तुम्हें केमिस्ट्री बीमारी तो जे एकेडमी है दवा तुम्हारी। तो आपको फर्स्ट एपिसोड में पता चल गया होगा कि किस लेवल से यहाँ पे अपन ने उठाया था, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उससे भी बेस्ट यहाँ पे मैं इससे सीरीज के अंदर देने वाला हूं। क्यों? कारण सिंपल सा है, क्योंकि वहां पे मुझे आपके कमेंट सेक्शन में पता चला कि सर थोड़े से क्वेश्चंस भी करवाइए, थोड़ा शॉर्टकट भी चलिए, तो वो सारी चीजें मैं यहां पे आपको करवाने वाला हूं। लास्ट तक बने रहना। चलो भाई साहब, आज की सीरीज का जो आपका चैप्टर है वो होने वाला है सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। एक ऐसा चैप्टर जहां से हर एक एग्जाम में सवाल पूछा गया है और फिर से आपके हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलो भाई साहब, तो केमिकल काइनेटिक्स की देखते हैं शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि सर रेट का मतलब क्या है, रेट ऑफ एक्स। तो प्यारे बच्चों, किसी चीज में कितना चेंज आया है, चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज में कितना चेंज आया है वही आपका यहाँ पे रेट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आप याद रखना, चेंज इन concentration of reactant upon में change in time is equal to change in concentration of प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। बट आपको मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर ढंग से समझाता हूँ।
मान लो ये कोई एक रिएक्टेंट है जो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे याद रखना आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट जब थोड़ा घटेगा तभी तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है, प्रोडक्ट में आपका प्लस लगाया क्योंकि प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे आगे बात कर सकते हैं रेट की। दो टाइप की रेट होती है, एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट और एक आपका होता है एवरेज रेट। ये जो रेट है ये एक इंस्टेंट पे होता है, मान लो t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड, जिसको अपन जनरली माइनस का dr अपॉन में dt से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से भी इसको दिखाया जा सकता है, माइनस का dr अपॉन में dt, और उसके बाद में यहाँ पे एवरेज टाइम इंटरवल जैसे 2 से 3 सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड इस तरीके से है, तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों को अपन देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपका अमोनिया बना रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रिएक्टेंट में माइनस साइन आएगा, कंसंट्रेशन किसका, नाइट्रोजन का, विद रेस्पेक्ट टू टाइम माइनस साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, जितना भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको याद रखना, अपॉन में लेके चला जाना है, और साथ में आपका हाइड्रोजन का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लस में आपका 1/2, साथ में आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम 2। प्लस क्यों आया है, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोइचोमेट्री को नीचे लेके चला जाना है, और बाकी का सिंपल ये यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा भाई साहब। अरे सर बिल्कुल, ये जो है ना माइनस का dN2 अपॉन dt, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को छोड़ देना, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। स्टोइचोमेट्री को छोड़ देना, ये इसको बोलेंगे अपन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। बस काम खत्म। प्रोडक्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा मैं, ध्यान से सुन लेना। जो बच्चा मुझे देख रहा है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका स्किप होगा, बस देखते चलो। एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा और सारा जितना भी यहाँ पे आपका सिलेबस में जो चीजें हैं सब कुछ कवर करूंगा, बस ध्यान से देखते चलना है। माइनस का साइन के साथ लेना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को छोड़ना है, ये डिसअपीयरेंस है और ये अपीयरेंस है, बस काम खत्म। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है। चलो भाई साहब क्वेश्चंस कर लेते हैं सर, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो क्या होगा, a प्लस बी कन्वर्टेड इंटू सी प्लस डी। क्वेश्चन कैसे आएगा सर, माइनस का डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 है। देन फाइंड आउट डी सी अपॉन में डी टी। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, a प्लस 2 भी दे दो और साथ में इधर भी 3a दे दो और बस हो गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो कैसे अप्रोच करना है। रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो सबसे पहले, तो रेट ऑफ रिएक्शन भाई साहब लिख दो। तो बताओ क्या होगा, माइनस का 1/3 डी ए अपॉन में डी टी बराबर माइनस का 1/2 डी बी अपॉन में डी टी बराबर प्लस में डी सी अपॉन डी टी बराबर प्लस में डी डी अपॉन डी टी। बस अब देखो क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ये दे रखा है आपको, ये माइनस का डी अपॉन डी टी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और पूछा क्या है आपसे, डी सी अपॉन डी टी, मतलब ये पूछा है भाई साहब। तो भाई साहब जो वैल्यू दे रखी है उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों को इक्वल कर दो, सिंपल सी बात है। तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस का 5 अपॉन में 3 कर दो, ये ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शंस को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं रेट लो एक्सप्रेशन की तरफ। रेट लो एक्सप्रेशन, तो याद रखना रेट लो एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जो रेट है ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है।
तो ये रेट बराबर क्या आ जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में एन। एन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ऑर्डर याद रखना, आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और रेट है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, याद रखना। ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूँ। मान लीजिएगा ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लो मैंने लिखा रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी पाई। तो यहाँ पे जो एक्स है ये याद रखना क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। ध्यान से देखना, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे बाई है आपका ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। ये जो एक्स है ये ए के रेस्पेक्ट का ऑर्डर है और बाई है वो बी के रेस्पेक्ट का ऑर्डर है। कुल मिला के यहाँ से क्या समझ को आया कि जो रिएक्टेंट के पावर में आ रहा है यही उनके रेस्पेक्ट का ऑर्डर है। एक्स पता चल गया, बाई पता चल गया, और दोनों का अगर सम कर देंगे एक्स प्लस बाई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एक्स प्लस बाई का जो सम है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ऑर्डर जो है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जरूरी नहीं है। ये कई बार एग्जाम में आता है, क्या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का ऑर्डर होता है क्या? तो जरूरी नहीं है, हो सकता है बट जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट की पावर में क्या है वही आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अब जो रेट कांस्टेंट के आया है, तो इसकी मैं यूनिट जो निकालने का तरीका है उसकी एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको रटना नहीं पड़ेगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त शानदार यूनिट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मान लो आपके पास आया 0 ऑर्डर रिएक्शन, मान लो आपके पास आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लो आपके पास आया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इनकी यूनिट आपको निकालनी है। कई बार क्या होता है, यूनिट से आपको ऑर्डर भी पता लगाना पड़ सकता है। कई बार एग्जाम में हो जाता है ऐसा कि आपको यूनिट दे दी जाएगी और आपको पता लगाना पड़ेगा कि यार कौन सा ऑर्डर है, तो वहाँ भी ये काम आएगा। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए याद रखना प्यारे बच्चों, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस का n सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे जो n होता है वही क्या है, ऑर्डर। बस ये फॉर्मूला पुट कर दो। जैसे मान लो 0 ऑर्डर के लिए निकालना है तो मोल का मोल, लीटर का लीटर, 1 माइनस n की जगह ऑर्डर कौन सा है, 0, तो 0 और साथ में सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, लीटर इनवर्स आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करना है, मोल पर लीटर फर्स्ट है तो 1 माइनस का 1 और सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस का 1 क्या हो गया, 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आपका बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की जगह 2, साथ में आपका सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में बताओ, क्योंकि 1 माइनस का 2 माइनस का 1, लीटर ऊपर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा और साथ में आपका क्या जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट कई बार इसी बार एम्स के अंदर डायरेक्ट एक सवाल यूनिट का आ रखा है। ठीक है, MSCT में इसका सवाल आ रखा है। तो हरियाणा के एग्जाम में भी चांस बन रहे हैं इस बार कि इन तीनों का ऑर्डर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, या कई बार ऑर्डर से आपको पता लगाया ना पड़ सकता है कि यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, आप क्या अप्रोच करोगे, यहाँ पे ये भी आपको पता लगाया जा सकता है और पता लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना। छक पंचू ऑल क्लियर। देखो भाई साहब, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो, मैं बता रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट जो एपिसोड था मोल एंड सॉल्यूशन का, जिन बच्चों ने ईमानदारी से वीडियो देखा होगा ना, उनको फील हुआ होगा कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। 1 घंटे में 2 चैप्टर विदाउट एनी टॉपिक स्किप मैंने करवाया है, और जब एग्जाम होगा, जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा एक एक सवाल जो वीडियो में आपको करवा रहा हूं उन्हीं से आने वाला है। कारण सिंपल है, मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर को एनालिसिस किया है, उसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने ला के रख रहा हूँ। सारी चीज़ें एक एक चीज़ देखी है कि क्वेश्चंस कैसे बनाया गया हुआ है पिछले सालों में, कैसा बनाया जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, पूरा एनालिसिस के बाद में मैं आपके सामने आया हूँ। तो सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रख लें एक बार अच्छे से कि यहाँ पे अपन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से
कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं मैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है हरियाणा वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं पूरा सिलेबस जो आपका है कंप्लीट केमिस्ट्री का करवा रहा हूँ। 2-2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, लगभग 10 से 11 वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उस लेवल से खत्म होगा कि आपको पता लगेगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सब बच्चों को एक एक अच्छे से क्लास देखनी है, रिवाइज करना है पीडीएफ के थ्रू, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में आपको जो मॉक टेस्ट पेपर हम फ्री में दे रहे हैं, आपको कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पे जाके आप मॉक पेपर देके अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। बाकी का देखो, बहुत सारे बच्चे अभी हिम्मत हार चुके होंगे कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। मेरा उन्हीं से एक ही चीज़ रहेगी कहने के लिए कि आप हिम्मत नहीं हारे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट तक लड़ता है ना, जीत उसी की होती है। आज आप मेहनत करोगे, ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। 1-2 नंबर से आपका कोई का सिलेक्शन रुक भी जाता है तो नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दोगे तो वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा, अगर ये आप अभी आप सीख लोगे तो। मेरा तो ये मानना है, मेरी सभी बच्चों के लिए यही शुभकामना है कि सारे बच्चे इसी साल सेलेक्ट हो जाएं। बट 0.1% बाय द कभी कभी लक भी फैक्टर माना जाता है। कुछ भी इस तरीके का 1-2 नंबर से कोई बच्चा रुक जाता है तो ये जो चीज़ अपन अभी सीख रहे हैं, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, और इस चीज़ का आपको डेफिनेटली प्यारे बच्चों फ़ायदा होगा। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इस चीज़ को सुन लें, समझ लें कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसलिए आप अच्छे से सीखें, समझें, ठीक है, और बाकी का आप अपना बेस्ट दें। बाकी का रिजल्ट नो डाउट बहुत ही बेटर आएगा। नेक्स्ट चीज आज आती है मॉलिक्यूलरिटी। एम्स 2024 मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्ट पूछी जा चुकी है। याद रखना, कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एक रिएक्शन में, वो ही आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है। बट एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाएगा वो ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, पहली बात, ठीक है। कभी भी आपका फ्रैक्शनल में नहीं होगा कि 1/2 1/3 इस तरीके से भी नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव में भी नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा याद रखना ऑलवेज इंटीजर में होगा। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 3 या 4 तक ही जाता है ये, ठीक है, बाकी का नहीं जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे सभी बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद में एक जोरदार जबरदस्त एक ऐसी टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, इस टेबल से एक सवाल हरियाणा के एग्जाम में आएगा। ये एक ऐसी टेबल है जिससे नीट में इस साल सवाल आया है, एम्स में इस साल सवाल आया है, स्टेट लेवल के कई स्टेट के एग्जाम में इस टेबल से सवाल आया है, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे कमर कस लें। अब जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, इससे 100% चांस है कि आपको आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलने वाला है। ठीक है सर, बना दो, देख लेते हैं क्या सीन है। तो देखो भाई, 0 ऑर्डर के लिए आपको इक्वेशन याद रखनी है, CT बराबर C0 माइनस का KT। CT का मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या है प्यारे बच्चों। CT का मतलब है कंसंट्रेशन एट टाइम T। C0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, T मतलब कितना टाइम बाद क्या होगा, इस तरीके की चीजें पूछ जाएगी। और ये K क्या है, रेट कांस्टेंट, ये डायरेक्ट आप याद रखोगे। सेकंड आपको याद रखना है हाफ लाइफ 0 ऑर्डर की क्या होती है, C0/2K। C0 इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, 2K आपको पता ही है। थर्ड आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों जो चीज याद रखनी है वो याद रखना, एक डायरेक्ट रिलेशन T 75% जो होता है वो 1.5 टाइम्स होता है T हाफ के 0 ऑर्डर के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में कई बार आता है कि 75% रिएक्शन का टाइम बताओ, अगर हाफ लाइफ ये है तो उसका 1.5 गुना कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। हाफ लाइफ पता होना चाहिए और ये इक्वेशन याद रखना है आपको। याद रखना जो आपका 0 ऑर्डर है उसमें क्या होता है, रेट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे 0 ऑर्डर जो है वो डिपेंड नहीं करती है। हाफ लाइफ याद रखना डायरेक्टली होती है C0 के, मतलब 0 ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि भाई 0 ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है क्या वो डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो आपका जवाब होगा कि हाँ भाई बिल्कुल डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको इक्वेशन जो याद रखनी है, सभी बच्चे ध्यान से देखना, T बराबर 2.303 अपॉन में K
लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये इक्वेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है सभी बच्चों को, ठीक है। आप इसको एल एन के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, टी बराबर, ठीक है, एल एन में आपका यहाँ पे के और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एल एन में अपॉन में के और आपका यहाँ पे हो जाएगा सी नॉट अपॉन में सी टी, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, ओके, बिल्कुल, क्योंकि 2.303 जो आया है लॉग वो एल एन की जगह तो आया है। उसके बाद में यहाँ पे आपका हाफ लाइफ याद रख सकते हो, टी हाफ बराबर एल एन में 2 अपॉन में के, जिसको आप बोल सकते हो 0.693 अपॉन में के। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का डायरेक्ट पूछा जाएगा। याद रखना यहाँ पे बोल सकते हो आप कि जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। कुछ रिलेशन याद रखना, टी 75% जो है वो 2 टाइम्स टी हाफ के होता है। एक सवाल और पूछा जाता है 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन का टाइम, तो याद रखना वो 10 टाइम्स होता है टी हाफ के। ये इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 का डायरेक्ट सवाल इसी रिलेशन से आया है। जिस बच्चे को याद होगा 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा होगा, 99.9% डायरेक्ट 10 गुना करना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ रहा था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और मैं आशा करता हूँ अगर आपको ये याद रही तो आपको मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ याद रख लेना यहाँ पे कि जो टाइम है और रेट है वो आपका कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर में तो डिपेंड करता है, जबकि जीरो ऑर्डर में नहीं करता। मज़ा आया कि नहीं आया भाई? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ। और देखो कैसी लग रही है क्लास, सेशन कैसा लग रहा है, नेक्स्ट आप क्या चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे ज़रूर बता के जाना, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर पाएँ और हमको पता लगे कि हाँ अपनी चीज़ें किस लेवल पे चल रही है। तो सभी बच्चे ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना भाई, ठीक है। बाकी का तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी, ठीक है ना, कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दें और उस चीज़ का जो परिणाम है वो बहुत बेहतरीन आना चाहिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ हमने कुछ सिखाया है और आपको भी लगना चाहिए कि हाँ यार अपन ने कुछ सीखा है, ठीक है। बाकी का नो डाउट पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, मुझे इस पे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सभी बच्चों पर, ठीक है। अपनी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका आरएनए इक्वेशन आ जाता है भाई। तो याद रखना प्यारे बच्चों, के बराबर ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। ये इक्वेशन याद रखना कि रेट कांस्टेंट है, ए आपका आरएनएस कांस्टेंट है, आरएनएस कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ई एक्सपोनेंशियल है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसकी आर से इसको डिनोट जो कर रहे हैं, जूल में इसकी वैल्यू 8.314 लेके चलना है और एटीएम में है तो 1/12 लेके चलना है, ठीक है। ये आप याद रखना, दोनों साइड अपन लॉग लेंगे तो एल एन के बराबर क्या आ जाएगा, एल एन ए, एल एन और एक्सपोनेंस आपस में कैंसिल हो जाता है तो माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ये रिलेशन आ जाएगा। और इसको अगर आप लॉग में चेंज करोगे तो लॉग में के बराबर क्या आ जाएगा, लॉग में ए माइनस का ई ए अपॉन में आपका 2.303 आर टी, ये आपका लॉग में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी का भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कितना मिनिमम एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, क्या करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसको ई ए से डिनोट किया जाता है, एल एन के, और आपका ये रिलेशन याद रखना, लॉग वाला रिलेशन याद रखना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनका ग्राफ और स्लोप आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मान लो एल एन के वर्सेज 1/T में ग्राफ बनाना है, तो ये एल एन के है और ये आपका 1/T है, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, बाई बराबर माइनस का एम एक्स प्लस सी टाइप का नजर आ रहा है, तो यहाँ पे m जो होता है यही आपका स्लोप होता है, तो यहाँ से कंपेयर करो तो देखो x तो 1/T है, बाई ये रहा और ये आपका c की तरह काम कर रहा है इंटरसेप्ट, तो माइनस का ई ए अपॉन आर स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा स्लोप, माइनस का ई ए अपॉन आर, तो स्लोप बराबर माइनस का ई ए अपॉन आर हो जाएगा।
माइनस स्लोप है इसलिए ग्राफ टेन थीटा ग्रेटर देन 90 आया है। मान लो यही ग्राफ आपसे मैं लॉग के वर्सेज 1/t में पूछता, ln को लॉग में चेंज कर दिया तो फिर ये लॉग वर्सेज 1/t, तो स्लोप माइनस का EA/2.303 आ जाता। स्लोप बराबर क्या आ जाता, माइनस का EA/2.303R। बस काम खत्म। ये डायरेक्ट स्लोप याद रखना, ग्राफ याद रखना, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो आपको एक डायरेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन याद रखनी है, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। सभी बच्चे ध्यान से देखना, लॉग में K2 में K1 इज इक्वल टू में EA/ 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। ये डायरेक्ट सभी बच्चे याद रखेंगे भाई साहब, मज़ेदार चीज़ है। K1 K2 रेट कांस्टेंट है, T1 T2 डिफरेंट टेम्परेचर है, जो डायरेक्ट MSCT में पूछा जा चुका है कि T1 T2 क्या है। इक्वेशन याद रखना, log K2/K1 डायरेक्ट सवाल आएगा, अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा E/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा हेडेक होने लग गया है मेरे को क्योंकि नॉन स्टॉप लगातार बोलना पड़ रहा है, बट अब क्या करें, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही, है ना। तो मज़ा तो आ रहा होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताते रहें इस चीज़ का, और आप क्लास के अंत में भी ज़रूर बता के जाएं क्लास कैसी लगी। एकदम जो आपको अच्छे से मन में जो आपको लगे कि हाँ यार इस क्लास में ऐसा फ़ायदा हुआ, इतना सीखा, नेक्स्ट कौन से टॉपिक की क्लास चाहते हैं और कोई सजेशन आप हमको देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हम उस पर काम कर पाएँ और उस चीज़ का आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिल पाएँ। बस यही हमारा गोल है, यही हमारा टारगेट है, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है, ठीक है ना, कि आप सभी बच्चे इस पर खरा भी उतरेंगे और आप बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा हम आशा कर रहे हैं आपसे भाई। अरे सर आप करो आशा, है ना, हम आपकी बातों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। ओके ओके ओके। सांबली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। सांबली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं, रिएक्शन प्रोग्रेस वर्सेस कोऑर्डिनेट में जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा एच आपका लेस देन 0 होता है। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो गैप है वो डेल्टा एच होता है। तो ये जो रिएक्टेंट का मेन एक्सिस है इससे नीचे आ रहा है, इसलिए ये लेस देन 0 हो गया। यहाँ से लेके और ये जो ऊपर वाला स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की इसको बोलते हैं EAF, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो वैल्यू है ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट वाली इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ध्यान से आप देखो, जो टोटल सम है एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का वो किसके सम के बराबर है, EAF और डेल्टा एच के। अब चाहो तो आप इसे रिएक्शन को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जो एक्सोथर्मिक है उसके अंदर जो बैकवर्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन, और डेल्टा एच जिसको हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी का चेंज भी बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, और एंथैल्पी का चेंज होते हैं, इसके बराबर होती है। या फिर आप यहाँ पे मैंने ग्राफिकल बता दिया है, नीट 2025 में ये दोनों ग्राफ से क्वेश्चंस आया है, तो कभी भी आपसे भी पूछा जा सकता है। ये मान लीजिएगा आपका रिएक्टेंट है, ये मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, और दोनों का जो डिफरेंस है ये डेल्टा एच है। तो रिएक्टेंट से ऊपर आ रहा है मतलब आपका डेल्टा एच वाला क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया भाई, ठीक है, एंडोथर्मिक टूटने वाली कंडीशन है। अब ये मान लो EAF, ये है आपका EAB। अब देखो टोटल सम डेल्टा एच EAB के बराबर हो जाएगा, तो EAF बराबर EAB प्लस में डेल्टा एच। बस सर मजा आ गया, काम खत्म। एक चीज आप याद रखना, जो अपन ने हाफ लाइफ सीखा था, उसको T 50% भी बोल सकते हैं, T हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके, और हाफ लाइफ भी बोल सकते हैं। ये सब तरीके से उसको डिनोट किया जा सकता है। एक याद रखना, जीरो ऑर्डर जो है उसकी T हाफ आई थी आपकी क्या, C0/2K। अगर मान लो फुल कंप्लीट रिएक्शन का टाइम पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, C0/K हो जाएगा। ये भी आप डायरेक्ट याद रखना। तो फाइनली आपका केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, वाह सर क्या बोले, है ना, मज़ा आ गया सर, रियल बता रहे हैं ना,
कभी नहीं सोचा था कि सर इतना बड़ा चैप्टर एक ही क्लास में हो जाएगा, वो भी एक एक चीज, रेट के प्रकार, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, अपरियंस, डिसअपरियंस, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, रेट लॉ, यूनिट रेट कांस्टेंट की, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के सारे टर्म्स, उनकी इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, उनके ग्राफ, और फाइनली आपका लास्ट में एंड और एक्सोथर्मिक। यही आपका सिलेबस है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा कवर करवा दिया है। बट आप रुक जाइए, जाना नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर बाकी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी अपन इसी क्लास में करेंगे। और ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चंस बना लेते हैं आपके लिए बढ़िया वाला। रेट, कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो A प्लस B प्लस C कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और आपको रेट बराबर दे रखा है K, A की पावर 1/3, B की पावर यहाँ पे मान लो दे रखा है 2/3, ठीक है, और C की पावर दे रखा है आपका 1। तो क्वेश्चन आया, मान लो फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। ऑर्डर क्या होता है बताओ? सम होता है जो आपका रिएक्टेंट है उनका, तो 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1, तो ये हो गया 3 1 प्लस कितना 3 3 1 2 प्लस 3, सिंपल सा। तो आपका आ गया 6/3 बराबर 2। तो आपका 2 इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और आया, फाइंड आउट यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ए ऑप्शन आया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बी ऑप्शन आया सेकेंड इनवर्स, सी ऑप्शन आया मोल इनवर्स लीटर 1 सेकेंड इनवर्स, डी ऑप्शन आया नन ऑफ दीज। तो भाई सेकेंड ऑर्डर है, फॉर्मूला लगा दो, मोल पर लीटर ये पावर में 1 माइनस का n, सेकेंड इनवर्स n की जगह रख दो 2, तो मोल पर लीटर ये पावर 1 माइनस का n की जगह क्या रखो 2, सेकेंड इनवर्स। तो सॉल्व करेंगे तो मोल इनवर्स लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स, तो भाई साहब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से सिंपल सिंपल सवाल आपके बनने वाले हैं, जो आप बहुत ही आसानी से, मैं आशा कर सकता हूं कि सभी बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। और आपको डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि आपको इस चीज़ का 100% प्यारे बच्चों बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आपको इस सेशन में, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लो फाइंड आउट T75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हु जिसका हाफ लाइफ इज 2 सेकेंड। तो भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर है, मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको, T75% बराबर 2 टाइम्स टी हाफ के, टी हाफ आपको पता ही है 2 इंटू टी हाफ कितना है 2 सेकेंड, तो T75% आ जाएगा 4 सेकेंड। ये डायरेक्ट आप यहाँ पे भी सवाल सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब अपन चलते हैं नए चैप्टर पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा है भाई, यूनिट अच्छा है, नो डाउट। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर अपन चर्चा करें तो सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। अच्छा यूनिट है, सवाल लगातार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं और आगे भी मिलने वाले हैं, और डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि आपको इस चीज़ का जो बेनिफिट है आने वाले समय में एग्ज़ाम में भी होगा, इसमें कोई डाउट कोई शक वाली बात नहीं है।
बिल्कुल 100% श्योर है एकदम। तो ध्यान से देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। दो टाइप के सेल के बारे में अपन चर्चा करते हैं जनरली, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है प्यारे बच्चों, केमिकल जो एनर्जी है वो चेंज होती है आपका किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किस में, केमिकल एनर्जी। और जब दोनों एक साथ होता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या होता है, इस तरीके से दो कंपार्टमेंट होते हैं, एनोडिक और कैथोडिक। ये जिंक का रोड है, ये आपका कॉपर का रोड है, ये यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से एक सॉल्ट ब्रिज होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो कि आपका न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, KCl, ठीक है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं KNO3, ठीक है। डॉट डॉट और भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। तो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर कर रहे हैं लेफ्ट, यहाँ पे अपन इधर से देखोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे, ठीक है, आउटर साइड से आपका सर्किट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट आपका अपोजिट फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे याद रखना एनोड कहलाएगा जिंक वाला, और कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये याद रखना कैथोड कहलाएगा। एनोड पे यहाँ नेगेटिव होता है, कैथोड पे यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे याद रखना। तो हुआ क्या, Zn ने क्या किया, लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और ये क्या बन गया, कॉपर। अब जो दोनों को एक साथ लिख देंगे तो Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2 सेल, और कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो इस तरीके से ये जो है सेल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से अपन सेल को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहीं पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेम कॉन्सेप्ट, बस सिंपल सा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे यहाँ पे तो एनोडिक कैथोडिक अलग अलग कंपार्टमेंट में, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, दोनों एक ही कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। पहली चीज, यहाँ पे एनोड हो रहा था तो याद रखना यहाँ पे कैथोड और वहाँ पे कैथोड का एनोड, एनोड पे नेगेटिव तो एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव। कुल मिला के उल्टा काम हो जाएगा, बस इतना याद रखना। वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है ना, अपन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा कर देना, एनोड वाला कैथोड, कैथोड वाला एनोड, एनोड पे नेगेटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बस याद रखना कैसे, यहाँ पे एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस है, कैथोड गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा था। वहाँ क्या होगा, एनोड पे रिडक्शन, कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन जगह ऑक्सीडेशन, एनोड पे पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव हो जाएगा, दोनों एक ही कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। बस इतना याद रखना, काम हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सर, मजा आ गया। अब एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सभी बच्चे ध्यान से देखना। एक ई सेल का वैल्यू के लिए पूछा जाता है आपसे, ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये आपने पढ़ा होगा। अब दिक्कत कहाँ आती है कि आपको कई बार नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ दे देता है, आप फंस जाते हो। तो मेरी एक ट्रिक याद रखना, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपको जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। कैथोड जो होता है वो ज़्यादा वाला होता है, जो वैल्यू आपको ज़्यादा दे रखी है ना वो आपका कैथोड है, और एनोड जो होता है वो आपका कम वाला होता है, जो वैल्यू आपको कम दे रखी है ना वो आपका एनोड है। डायरेक्ट मान लो जैसे मैं बात करूँ Sn+4 से +2, Sn+2 की वैल्यू दे रखी है, और मान लो Sn+2 से Sn+4 का वैल्यू दे रखा है। मान लो ये माइनस का 2.71 है और मान लो ये 2.71 है, तो ज़्यादा कौन सा है, माइनस वाला तो कम है ना, तो ये ज़्यादा है तो ये क्या है कैथोड, और ये कम है तो ये क्या है एनोड। दोनों को घटा देना, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। जो ओरिजिनल रिएक्शन इक्वेशन का वैल्यू पूछेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो 1 सेकंड में आ जाएगा। कभी कंफ्यूजन में नहीं होगा, डायरेक्ट ये याद रखना, मजा आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन याद रखना प्यारे बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन में एन एफ, एल एन में आ जाता है आपका क्यू सी। ये सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई नॉट को याद रखना बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एफ है आपका फेराडे,
जिसकी वैल्यू याद रखना आप 96,500 कूलाम। आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी है आपका टेम्परेचर। क्यूसी है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन याद रखना क्यूसी में आप जो लेंगे कंसंट्रेशन वो इनिशियल टाइम पे लेंगे, इक्विलिब्रियम वाली नहीं होगी, ये इनिशियल वाली होगी जो टाइम बराबर 0 पर है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसी में क्या करेंगे आप, ln को log में चेंज करेंगे, फेराडे की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, तो एक सिंपल सा टर्म्स जनरेट हो जाता है जो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल में, वही आपको अप्लाई करना होता है। -0.059 अपॉन में n लॉग में क्यूसी। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, नरेस्ट इक्वेशन जो याद रखना है। सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करने के बाद में ई सेल ई नॉट सेल -0.059/n लॉग में आपका आ जाता है क्यूसी। और अगर मान लो मैं बोलूँ कि एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ एट इक्विलिब्रियम, तो ई सेल याद रखना इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों 0, और क्यूसी जो है वो आपका केसी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से इसको 0 करोगे तो फिर यहाँ पे ई नॉट सेल ये वैल्यू उधर चली जाएगी। तो याद रखना एक डायरेक्ट रिलेशन आएगा, ई नॉट सेल बराबर 0.059/n और लॉग और क्यूसी की जगह क्या आ जाएगा केसी। अब देखो केसी भी क्या है, वो ही है, केसी भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, बट केसी जो है ना वो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है। केसी जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो है। और कंसंट्रेशन तो आपको पता ही होगी सभी बच्चों को, जो आपको मोल क्वेश्चन में देगा उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका कंसंट्रेशन है। बस फाइनल इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना, ई नॉट सेल बराबर 0.059/n लॉग में केसी, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन यहाँ पे ये याद रखना। सर रियल में मज़ा आ रहा है भाई, क्लास में तो मज़ा आ रहा है सर, अब आप कुछ भी समझो बट रियल में मज़ा आ रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनको अच्छा लग रहा है क्लास देख के वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर एकदम अच्छा चल रहा है। और देखो भाई हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अभी गाना सुना देता हूँ चलो मैं आपको, है ना, सभी बच्चों को गाना सुना देता हूँ, एक थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। गाना थोड़ा अच्छा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कर दूंगा लास्ट में आके, ठीक है। जो देखे एक बार तो पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री है, इसको अच्छे से पढ़ो, कभी भी धोखा नहीं देगी ये अपनी केमिस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत है, इसको ताकते रहो, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डायरेक्ट सवाल आता है, विद इन सेकेंड सॉल्व होता है, गलत होने के चांस बहुत ही रेयर होता है कि केमिस्ट्री का सवाल आपका कभी गलत होगा। तो इसलिए वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना, आपका यूनिट है और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो डेफिनेटली मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, चीटिंग नहीं करेगा, आपको एक अच्छा और एक बेहतर परिणाम आपको निकाल के देगा प्यारे बच्चों। तो इससे दोस्ती कर लो, ठीक है, और इसको टाइम दो, इसका सदुपयोग करो। क्योंकि आप कभी भी देख लेना जो बच्चा टॉप करता है, अच्छे से सिलेक्शन लेता है, तो कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री जिसका सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे दिमाग में रखो। अब देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कई बार रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा और आपसे दो चीज़ का ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है ना। एक तो आपका पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर और इन्वर्सली होता है आपका रिड्यूसिंग पावर। ये डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की जगह प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, तो फिर वो रिड्यूसिंग पावर के डायरेक्टली हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग के इन्वर्सली। वो भी लिख देता हूँ मैं। मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो याद रखना वो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर के, तो डायरेक्टली हो जाएगा, बस उल्टा करना है आपको। और इन्वर्सली खुद क्या है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के इन्वर्सली हो जाएगा।
अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना सभी बच्चे, मजा आ जाएगा। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, उतना ही कम रिड्यूसिंग पावर। क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ, मान लीजिएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ABC आर -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -0.51, 1.51, 2.71, देन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का आपको क्या करना है, ऑर्डर बताना है भाई। तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सेकंड का सवाल है रिड्यूसिंग पावर। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, डायरेक्टली होता है किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और इनवर्सली होता है रिड्यूसिंग पावर के, बस। अब देखो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, इनवर्सली है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, कम वाला कौन है, माइनस वाला, तो ए का ज्यादा, फिर उससे कम है बी, और सबसे लास्ट में आएगा सी। तो यही आपका क्या है, ऑर्डर है किसका, रिड्यूसिंग पावर का। विद इन सेकेंड आप आंसर लाके दिखा सकते हो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छे से पता है तो। सर बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और इसने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बट हम वादा करते हैं कि अब हम कभी भी इस चीज़ से नहीं घबराएंगे, ना ही डरेंगे, और इस तरीके की चीज़ों को हम सर बहुत अच्छे से अब अप्रोच करना सीख गए हैं, और अब आगे भी हम इस चीज़ को अप्रोच करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। चक बंटू ऑल क्लियर, चक बंटू ऑल क्लियर, चक बंटू ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं अपन। रजिस्टेंस भाई साहब आ गए हैं, आर से डिनोट करते हैं, रो एल अपॉन ए होता है, जहां पे आपका एल क्या होता है, लेंथ होता है भाई, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और रो आपका यहाँ पे रजिस्टिविटी होता है। ओम इसकी यूनिट है जो कि कई बार पूछी जाती है। एक होता है प्यारे बच्चों कंडक्टेंस, जिसको सी से डिनोट किया जाता है, जो कि 1/r रजिस्टेंस का उल्टा होता है। ओम इनवर्स इसकी यूनिट होती है। एक होता है आपका रजिस्टिविटी, जो कि आपका रो होता है, यहां से निकाल लोगे आपका RA अपॉन में L हो जाएगा। यूनिट आपका हो जाएगा ओम, एरिया को मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर, एल को मान लो सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। एक होता है आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी, चौथे नंबर पर, रजिस्टिविटी के बाद में कंडक्टिविटी, जिसको अपन यहाँ पे 1/रो के द्वारा दिखाते हैं, जिसको कप्पा भी बोलते हैं, जो कि आपका L/RA होता है। एल आपका सेंटीमीटर में ले लेंगे, आर आपका ओम है ही, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को MHO भी बोलते हैं और सीमेंस भी बोलते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स या आपका MHO भी बोलते हैं। डायरेक्ट आप ये सारी यूनिट, सारे टर्म्स याद रखना, डायरेक्ट कई बार सवाल आता है। रजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनकी यूनिट डायरेक्ट आपसे कभी भी एग्जाम में पूछी जाए तो प्यारे बच्चों आप बहुत आसानी से इनकी यूनिट, इनके फॉर्मूला, इनके डेरिवेशन आराम से कर सकते हो और आपके सवाल सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में एक होता है सेल कांस्टेंट, जिसको जी से डिनोट किया जाता है, जो कि लेंथ और एरिया का रेशियो होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, सेल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, याद रखना। लैम्डा एम से दिखाते हैं, जो कि आपका कप्पा इंटू 1000 में आपका होता है सी। कप्पा आपको पता ही है, ठीक है ना, 1/रो। सी आपका यहाँ पे क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। डायरेक्ट सवाल आएगा कई बार, ठीक है। अब याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 है, अब ये कंसंट्रेशन 0 होने लगेगी, मतलब कम होने लगेगी, तो लैम्डा एम मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइप चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में एक नया टर्म्स आता है लैम्डा नॉट एम, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कि याद रखना आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा। किस पे होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, मतलब ये जितना कम होगा लैम्डा एम उतना ही मैक्सिमम होता चला जाएगा, और लैम्डा एम आपका मैक्सिमम होता चला जाएगा
तो उसको लेमडा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो कि आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए काम करती है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ जो कि याद रखना होता क्या है, मान लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आप लिखोगे लेमडा नॉट एम, ठीक है ना। किसके लिए अपन यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, याद रखना इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। ये डायरेक्ट लैंग्वेज भी पूछी जाती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिखेंगे तो याद रखना वो आपका सम होता है किसका, कैटाइन एंड एनाइन का, प्लस लेमडा नॉट एम Cl माइनस। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों लेमडा नॉट एम जो है NaCl का, वो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कैटाइन एंड एनाइन का सम में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसानी से यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेमडा नॉट एम Na प्लस Cl माइनस, और भी और कुछ भी ले सकते हैं, लेमडा नेट एम CaCl2 भी ले सकते हो। तो लेमडा नॉट एम Ca प्लस 2 प्लस, ठीक है, आपका 2 टाइम्स ऑफ लेमडा नॉट एम Cl माइनस। इस तरीके से भी यहाँ पे जो आपका नंबर है वो आगे आ जाएगा, और आप यहाँ पे आसानी से कैटाइन और एनाइन के सम में आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को दिखाते हो, जो कि आपका एक कोलरॉस लॉ के नाम से जाना जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट चीज पूछी जाती है जो लगातार कई बार एग्जाम में पूछी गई है। यहाँ पे डिफरेंट चीज क्या पूछी जाती है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। आपसे यहाँ पे 2 चीज की वैल्यू दे देगा, 3 चीज की, ठीक है ना, 3 चीज की वैल्यू दे देगा, A, B और C, और चौथे चीज की आपको वैल्यू पूछेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे मान लो लेमडा नॉट एम NaCl का पूछा है, और यहां मान लो दे दिया उसने CS3 COOH, और दे दिया यहाँ पे NaOH, और दे दिया यहाँ पे HCl, बस काम खत्म। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होगी लेमडा नॉट एम, लेमडा नॉट एम, लेमडा नॉट एम, 3 चीज का दे दिया, और पूछ लिया आपसे किसका, NaCl का। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे NaCl का बताना है। तो याद रखना 2 को जोड़ के तीसरे को घटाना है, बस यही काम है। 2 को जोड़ना है और तीसरे को घटाना है, यही काम करना है, यही फंडा है, यही टेक्नोलॉजी है। अब सर बताओ हम कैसे 2 को जोड़ेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो पूछा गया है उसको तोड़ो, NaCl को Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस ढूंढो, ये रहा Na प्लस, तो B को तो ले लो भाई साहब जोड़ने में, Cl माइनस चाहिए तो Cl माइनस कहाँ है, ये रहा, तो C को भी ले लो जोड़ने में, और बच गया CS3COH, जिसका एक भी टर्म्स यहाँ नहीं आ रहा, तो फिर A को क्या करना है, घटा देना है। 2 को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है। किन 2 को जोड़ना है, जिसका कैटाइन और एनाइन में से कोई भी एक टर्म्स जो डाटा गिवन है उसमें आया हुआ है, तो डायरेक्ट उन दोनों को जोड़ो। जिसका एक भी टर्म्स, जैसे CS3COH का एक भी टर्म्स पूछा गया उसमें नहीं है, तो उसको घटा दो, विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा जाएगा, सर हम कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, इतना आसान तरीके से आपने ये चीज समझा दी है, और सर मजा भी आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, लेमडा नॉट एम 4CS3 COOH बराबर मान लो आपको दे दिया 200, लेमडा नॉट एम 4NaOH दे दिया मान लो आपको 100, लेमडा नॉट एम 4HCl आपको दे दिया मान लो 100, और पूछा गया है लेमडा नॉट एम 4NaCl, तो बस कुछ नहीं करना, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस ये रहा, Cl माइनस ये रहा, और तीसरे को घटा दो, माइनस का 200, 200 क्या बचेगा 0, तो 0 ये आपका आंसर हो गया। बस 2 को जोड़ो, तीसरे को घटा दो, विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा, 1 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा। क्या बोले सर, जन्नत जन्नत लग रही है क्लास, है ना, 1% भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख दर्द कष्ट पीड़ा तकलीफ नहीं है, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, फील हो रहा है कि एकदम मज़ा भी आ रहा है, और दूसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट होने वाला है इतना कम टाइम में, ठीक है ना सर, बिल्कुल मज़ा आ गया सर, बस कुछ भी बोलो, है ना, बोलो भाई,
मैं बोल रहा हूँ ना, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हरियाणा के लिए करा दूंगा। हरियाणा वाले बच्चे घबराए नहीं, पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री मैं आपको करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। कंप्लीट केमिस्ट्री आपको मैं करवा दूंगा आने वाले समय में, जितना भी आपको आपके पास अभी टाइम बच रहा है, मोर देन सफिशियंट है। और मुझे पूरा विश्वास है खुद के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी 2 चैप्टर पहले हो गए, 2 चैप्टर आज की क्लास में हो गए 4, और 2 भी मैं करवाऊंगा। तो आराम से 10 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस, 10 दिन क्या और भी 7-8 दिन में आपका सिलेबस करा दूंगा। बस आप पढ़ते रहो। डीपीपी आपको यहाँ पे, डीपीपी नहीं, पीडीएफ जो है, डीपीपी क्या बार बार नाम आता है, क्योंकि आपको पता होगा हमारा जो ऐप है उस पर हम डीपीपी हर दिन देते हैं प्रत्येक बच्चे को, और हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन हम करवाते हैं। उम्मीद बैच मैंने आपको बताया, तो जो भी आपके छोटे भाई बहन, आप उनको जरूर सजेस्ट करें, ठीक है ना, कि आप उम्मीद बैच ज्वाइन करो। आप में से भी कोई एम्स में जाना चाहता है तो आप उम्मीद बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हो। 7 मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, 3 बार कोर्स होगा, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। तो एक अच्छे एम्स के अंदर जाने के लिए, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो आप छोटे भाई बहन को जरूर सजेस्ट करें, और जो बच्चा हरियाणा के एग्जाम में जाना चाहता है वो आराम से पढ़े जाइए। उनको तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे भाई साहब, पढ़ने वाला बच्चा कहाँ रुकेगा, उसको तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे बोलो, स्माइल कर दो, चलो एक बार सभी बच्चे स्माइल कर दो, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है भाई, चैप्टर खत्म होने वाला है। बस फेराडे का फर्स्ट सेकंड लॉ बच रहा है, बाकी का सब निपट गया, ठीक है। तो फटाफट एक बार जल्दी से स्माइल कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। कि सर रियल में एकदम जबरदस्त लग रहा है आज का सेशन, और मज़ा भी आ रहा है, और फील भी होने लग गया है कि मजा देंगे सर, मचा देंगे, बता रहे हैं हम सर, मचा देंगे। हाँ, जल्दी जल्दी कर दो स्माइल यार, फटाफट फटाफट सभी बच्चे स्माइल कर दीजिएगा। तो भाई एक चीज होती है अल्फा, जो कि याद रखना लेमडा एम और लेमडा नॉट एम का रेशियो होता है मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, जो कि एक फॉर्मूला होता है के ए का सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। डायरेक्ट याद रखना। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाए कभी भी, मान लो डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो सी आपका कंसंट्रेशन है, अल्फा यहाँ से ले आओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डायरेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से आप अप्लाई कर देना, ठीक है मेरे सभी शेर और शेरनियां। नेक्स्ट आपका आता है फेराडे का फर्स्ट लॉ। सिंपल क्या कहता है फेराडे का फर्स्ट लॉ, मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रोड है जिसपे आपका मास डिपॉजिट हो रहा है m, और q आपका चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। तो आपको पता ही है m बराबर कांस्टेंट आ जाएगा आपका z, और q हो जाएगा आपका I इंटू टी। t है यहाँ पे टाइम, जिसको लेंगे अपन सेकंड में। I है आपका यहाँ पे करंट। Z की वैल्यू याद रखना, E अपॉन में 96,500 गुलाम होता है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे M बराबर E अपॉन 96,500 गुलाम इंटू में I इंटू में आपका T। ये ही आपका फेराडे का फर्स्ट लॉ है। जो E है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होता है, जो कि आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में n फैक्टर का रेशियो होता है। बस ये हो गया आपका काम समाप्त। नेक्स्ट आपका आता है फेराडे का सेकंड लॉ। फेराडे का सेकंड लॉ बोलता है, मान लीजिए आपके 2 या 3 सेल सीरीज में है, सेम करंट पास कर रहा है, ठीक है। चार्ज मान लो यहाँ पे एम ए मास डिपॉजिट है, यहाँ पे एम बी है। तो इन पे जो मास डिपॉजिट होगा एम ए, एम बी और आपका एम सी, तो याद रखना वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। ई ए, ई बी और ई सी इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा, जो इनके ऊपर मास डिपॉजिट होगा। यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, फेराडे का सेकंड लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, फेराडे का सेकंड लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेराडे का सेकंड लॉ बोलते हैं। मजा आ गया सर, मजा मजा
मजा मजा मजा। चलो चैप्टर हो गया समाप्त। हाय हाय, दो दो चैप्टर समाप्त 1 घंटे में। वाह वाह, क्या बात है मास्टर। आप आपका सिलेबस उठा लो, पिछले साल के पेपर उठा लो, चेक कर लो। 1 घंटे में 2 चैप्टर इतने बड़े बड़े करा दिए हैं। कोई भी ऐसा सवाल बता देना जो आपसे नहीं बने, मैं बता दूंगा कि ऐसा हो ही गई हो ही गई हो ही गई। नहीं भाई, सारा पढ़ा दिया। अब करते हैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, देखते हैं उनके सॉल्यूशंस, अप्रोच करते हैं। मास्टर बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं। है ना, वो गाना सुना होगा ना, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। है ना, सुना होगा ना गाना। तो बस 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 वही, यहाँ पे अब शिखर पे पहुंच जाओ आप। ठीक है, करते हैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, देखते हैं किस तरीके से कहानी चलेगी। ओके चलो, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। सांबली सलोनी तेरी छीले सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। सांबली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। चलो भाई आंसर बताओ सभी बच्चे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या होता है? मेरे सभी प्यारे प्यारे मासूम मासूम गुड्डा और गुड़िया, जल्दी से यहाँ पे जल्दी से आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, बोथ, नन ऑफ दीज। सिंपल, आसान, प्यारा सवाल, मासूम सा सवाल। जल्दी से आंसर बता दो भाई। चैप्टर समाप्त है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। ठीक है, जो मुझे लग रहे हैं एकदम बेसिक्स और लगातार सवाल इस पैटर्न पर आते रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये काम कर रहा हूं। तो सभी बच्चे जल्दी से बता दो एक बार। तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन होता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लॉस करता है ना इलेक्ट्रॉन का। याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ये सेम टू सेम गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है ना। कभी गैल्वेनिक सेल आ जाए ना तो कंफ्यूजन में मत आ जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही है वो। डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल है ना, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है, तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही है उनकी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, मुझे दीजिएगा जवाब। सिंपल, आसान और प्यारा सवाल है, तो सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो कैथोड पे रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना, उल्टा होता है, मैंने बताया ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा काम होता है। इलेक्ट्रो नर्स्ट इक्वेशन एट
इक्विलिब्रियम इच ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन में क्यू सी ई सेल बराबर 0.059 बाई में एन लॉग में क्यू सी ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन में एन लॉग में के सी नन ऑफ दीज। इक्विलिब्रियम पे बताओ भाई नरेस्ट इक्वेशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम पर नरेस्ट इक्वेशन क्या होती है? इस चीज का जवाब दीजिएगा। जल्दी से सभी बच्चे बताओ। कर लिया होगा सॉल्व आप सबने, ठीक है। मैंने बताया था ना ई सेल जीरो हो जाएगा तो फिर ई नॉट सेल बचेगा, ई सेल तो जीरो हो गया तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और फिर आपका लॉग में क्यू सी की जगह क्या आएगा? के सी आएगा, यहाँ पे के सी यही है ना। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज ए ऑप्शन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स, नन ऑफ दीज। चलो भाई बताओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी। सिंपल आसान प्यारा सवाल है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलो तो जी बराबर लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ है आपका सेंटीमीटर, ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। सी ऑप्शन राइट आंसर। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इच, लैम्डा एम की यूनिट बतानी है भाई, अच्छा सवाल है। मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। चलो बताओ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम जो होता है उसकी यूनिट क्या होगी? कोशिश करो सभी बच्चे बताने की।
चलो मैं बता देता हूँ। लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 अपॉन में सी। सी होता है, याद रखना, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन है। कप्पा क्या होता है बताओ? 1 अपॉन रो, जबकि आपको पता ही है 1 अपॉन रो को क्या लिख सकते हैं बताओ? रो आपका आर ए अपॉन एल ए था, तो कप्पा क्या हो जाएगा? एल अपॉन में आर ए। तो एल अपॉन में आर ए, और मोल और पर लीटर है ना, तो लीटर तो ऊपर चला जाएगा ना, बिल्कुल, तो लीटर ऊपर चला गया। अब एल लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर, आर ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, एरिया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो क्या सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, और लीटर 1। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहले तो कप्पा की यूनिट देख लो भाई। आर कप्पा होता है, रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन में एल, तो ये हो जाएगा उल्टा, एल अपॉन आर ए। ठीक है, तो एल अपॉन आर इंटू ए, इंटू में आपका सी। ठीक है, अब एल को हो गया सेंटीमीटर, आर को हो गया ओम, ए को हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई साहब, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में सी आपका क्या है? मोल पर लीटर, ऊपर गया लीटर। अब देखो भाई साहब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो सेंटीमीटर तो ऊपर जाएगा, तो एस, ओम इनवर्स का एस कर दिया, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर 1। इस तरीके से इसकी यूनिट आएगी, नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। ठीक है ना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, मोल पर लीटर, इस तरीके से आपको लगाना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर बाई चांस कोई एरर भी हो गई हो बाई चांस। ठीक है ना, क्योंकि एल अपॉन आर ए रो था, तब आपका आर ए अपॉन एल था, एल अपॉन आर ए है, ऊपर जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। ठीक है, चेक कर लेना बाकी के एक बार आप। अब एक रिलेशन मेरा छूट गया था, लेमडा एम बराबर लेमडा नॉट एम माइनस का ए अंडर रूट सी। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, इसमें एक बार आप देख लेना कोई कैलकुलेशन वगैरह, बाकी का सिंपल मेथड है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, सी आपका जनरली कंसंट्रेशन है, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्राफ, जो कई बार पूछा गया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा, ठीक है, एम, और रूट सी के अंदर याद रखना, एक तो ग्राफ ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है। स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब समझ जाना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो HCl हो गया, KCl हो गया, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर मान लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है तो समझ जाना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH टाइप का। तो क्या है वो आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH जैसा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कॉन्सेप्ट है इस पर भी कई बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये भी आपको यहाँ पे बता दिया है, ताकि बाई चांस इस पर भी सवाल कभी आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे। नेक्स्ट सवाल ले लो आप। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज चलो भाई, कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ क्या होगी? कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी जो बना अपन रो होता है ना, उसका उल्टा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ फटाफट।
कंडक्टिविटी क्या होती है बताओ? रजिस्टिविटी होती है ये, क्योंकि आर बराबर होता है ना रो एल अपॉन में ए, तो रो बराबर आर ए अपॉन में एल, तो 1 अपॉन रो ही तो कंडक्टिविटी है, ठीक है, रजिस्टिविटी का उल्टा ही तो ये क्या हो जाएगा एल अपॉन आर ए। एल क्या होता है सेंटीमीटर, आर क्या होता है ओम इनवर्स, ठीक है, और ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर -2, तो ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम को क्या लिख दिया एस और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सिंपल ही था ये तो यार, है ना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अपन ने बहुत ही सुंदर सुंदर और आसान आसान, ठीक है ना, और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस अप्रोच किए हैं। यूनिट का भी देख लिया, ठीक है, फेराडे लॉ भी पढ़ी लिया अपन ने, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे, ठीक है, सवाल डायरेक्ट आएगा, ठीक है, और आप आराम से कर सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो अपन ने फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, m बराबर ई अपॉन में 96,500 गुलाम इंटू में आई इंटू में टी, तो यहाँ ई था मॉलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। तो याद रखना जो एन फैक्टर है बेसिकली ये चार्ज ही होता है, जनरली चार्ज ही होता है। जैसे मान लो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज आ गया, एल के ऊपर +3 चार्ज आ गया, Na के ऊपर +1 चार्ज आ गया, तो यही इनका एन फैक्टर है। ये यहाँ पे याद रखना जनरली सभी बच्चे, ठीक है। और मान लो कोई एसिड है H2SO4, तो जितना H+ उतना एन फैक्टर। मान लो कोई बेस है NaOH MgOH का होल ट्वाइस, तो याद रखना प्यारे बच्चों जितना आपका OH- होगा उतना ही आपका एन फैक्टर होगा। तो ये बेसिक्स और काम की बात है एन फैक्टर के रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए। जनरली आपको चार्ज सॉल्ट है तो केटाइन एनाइन के ऊपर, और जनरली कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है वही आपका एन फैक्टर है। तो फाइनली प्यारे बच्चों ये 2 चैप्टर हैं अपन ने आज समाप्त किए हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब करा दी है मैंने, ठीक है ना, और आप आसानी से अब इन चैप्टर के सवाल को आपके एग्जाम में बना पाओगे। और आप जरूर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना, मैं रीड करूँगा और मैं उस जो कमेंट है आप पे उस पर काम कर पाऊँगा। तो कमेंट बहुत ज़्यादा करो। सबसे पहला कमेंट सभी बच्चे ये करो कि क्लास कैसी लगी, ईमानदारी से जो मन से आपको लगे वो लिखना है। अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी, कितना कुछ सीखने को मिला वो लिखो। नेक्स्ट चीज लिखो, नया चैप्टर कौन सा आप नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो, कौन कौन से चैप्टर आपको लगता है कि सर इनको पहले करा दो, तो मैं उनको पहले कराऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता दो मुझे कि सर ये चैप्टर लेके आओ। तीसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है सभी बच्चों को कि डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले केमिस्ट्री की गारंटी मेरी है। एक एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगा। 4 चैप्टर करवा चुका हूँ, फील तो हो ही गया होगा कि किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। एक सिंगल लाइन नहीं छोड़ रहा हूं जो आपका सिलेबस में है, एक एक लाइन कवर करवा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी करवा रहा हूं। आप खुद सोचो यार, 1 घंटे सवा घंटे की क्लास जिसमें 2-2 चैप्टर में कंप्लीट करवा रहा हूं, पूरा डिटेल में पढ़ा के एक एक चीज को प्रॉपर ढंग से शॉर्टकट मेथड से बता के, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बट याद रखना डेली का डेली रिविजन करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अंदर ऐसा लगने लग जाए कि सर अब तो कुछ नहीं होगा, टाइम बहुत कम है। टाइम सफिशिएंट है, घबराना नहीं है। पूरा केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा, फिजिक्स बायो भी आपके साथ में चली रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप पेपर फोड़ के आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीग्राम हमारा ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो। सभी बच्चे अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसको भूलो मत, क्योंकि पीडीएफ जो है क्लास की इस पे आ जाएगी, ताकि आप डायरेक्ट पीडीएफ से सारा कुछ रिवाइज कर पाओगे। छोटे भाई बहन को आप एम्स के कोर्स उम्मीद के बारे में जरूर बताएं, ठीक है ना। आप में से भी कोई चाहता है एम्स में जाना, तो ये बिल्कुल 3 बार सिलेबस, 7 नोट्स, मॉड्यूल फ्री में, लेक्चर, डीपीपी, वीकली मंथली टेस्ट और मेंटरशिप। कोई भी समस्या आ जाती है तुरंत हम आपको मेंटरशिप भी देते हैं, ये जरूर मत भूलो। सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 15 मॉक टेस्ट फ्री, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हरियाणा के लिए, ठीक है ना। तो 15 मॉक टेस्ट जो कि आप समझ सकते हो, तो आप इनको भी दीजिएगा, ठीक है ना। इनको भी देना नहीं भूलें सभी बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं एग्जैक्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो सभी हरियाणा वाले बच्चे इनको भी दें। ये सारी बुकलेट है जो आपके कोर्स के अंदर आपको मिलने वाली है। तो ये 2 चैप्टर आज के सेशन में प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन ने समाप्त कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो सभी बच्चे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है लाइक नहीं किया। लाइक देखो यार, अभी तक पूरी क्लास में एक बार भी नहीं बोला लाइक करो, बट अब सब कुछ खत्म कर दिया है।
तो अब 1 लाइक तो बनता है। हाँ, अच्छी लगी हो तो, मजा आया हो, नहीं लगी हो, मजा नहीं आया हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने मेरा पूरा बेस्ट दिया है। अब आपको आपका बेस्ट देना है आने वाले समय में एग्जाम में। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पर बहुत सारी चीजें आपको लगातार देखने को मिलेगी। ठीक है, लगातार अपन यहाँ पे काम करेंगे और काफी सारी चीजें इस चैनल पे आपके लिए लेके आएंगे हरियाणा वाले बच्चों के लिए। तो बाकी का मैं मिलता हूँ सभी बच्चों को, थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार बनाए रखे। और ठीक है, मिलता हूँ सभी बच्चों को मैं। तो द एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऐसे प्यार, ऐसे सपोर्ट बनाए रखे। बाकी का मैं मिलता हूं बहुत जल्द आपसे एक नए सेशन में, नए चैप्टर के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाए क्लास कैसी लगी हो, जरूर बता के जाए। बाय बाय, टाटा।